नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना और मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरा होने पर शुरू हुई सियासत की। दरअसल मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आरोपों की बौछार कर दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर 7 बड़े आरोप लगाए। सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है और यह सरकार के 7 साल इस सरकार में 7 साल आपराधिक भूल हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को फेल करार दिया। सुरजेवाला ने किसानों के आंदोलन और कोरोना से निपटने के तरीके पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं किस तरह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर 7 आरोप लगाए। आर्थिक मंदी के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। जीडीपी की दर -8% हो गई और प्रति व्यक्ति आय में दुनिया में पहली बार 73 साल में पहली बार भारत अब बांग्लादेश के भी पीछे चला गया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर 11.3% हो गई, क्योंकि महामारी, महंगाई और मोदी सरकार तीनों ही देशवासियों के दुश्मन बने बैठे। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 रुपया और सरसों का तेल 200 रुपया पार कर चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर भी 800 पार पहुंच गया। कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। तो ये तो सुरजेवाला थे। इधर राहुल गांधी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर की तरह है। ये राहुल का आज का नया ट्वीट है। ताजा हमला सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर। कह रहे हैं सरकार ने जीरो वैक्सीन पॉलिसी बनाई है जो भारत माता के सीने में खंजर है। राहुल ने कोरोना से निपटने के तरीके और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नीयत, नीति और निश्चय। महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। जाहिर है मन की बात पर वो हमला कर रहे थे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सरकार के 7 साल पूरा होने पर कोविड सहायता सामग्री रवाना करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, कोरोना काल में विपक्षी दल बाधा डाल रहे हैं, सिर्फ बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी साधना में जुटी जबकि बाकी दल होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में। नड्डा ने आरोप लगाया, विपक्षी दल सिर्फ ट्विटर या टीवी पर दिखते हैं। उन्होंने वैक्सीन पर भी विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, जब देश वैक्सीन बना रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया। ये हम सबको मालूम है। ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका 3rd ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन 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 चिल्लाते हैं, यही लोग का अपना ही आत्मविश्वास नहीं था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कभी एक नहीं 2 वैक्सीन बनाएगा और बना करके भारत की जनता को देगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस बीच वैक्सीन की कमी को लेकर 2 राज्यों के सीएम आमने सामने आ गए। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नसीहत दी थी। खट्टर ने कहा था, केजरीवाल को हरियाणा से सीखना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा, उनका मकसद तो लोगों की जान बचाना है। आप भी सुनिए खट्टर और केजरीवाल में कैसे चले बयानों के तीर। तो आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। वो ये कह रहे थे इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले, तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी।
जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतनी ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी जल्दी लगानी चाहिए, इसमें गलती क्या है? यानी कोरोना से लेकर हर मोर्चे पर सरकार और विपक्ष में तलवारें खींची हुई हैं। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, कांग्रेस क्यों बोली मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक? और दूसरा, 7 साल में क्या सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है सरकार? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से आज संजू वर्मा आ गई हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जुड़ रही हैं, AK वाजपेयी एलजेपी से हैं और आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन बहस शुरू करने से पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, देश में वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। यह सवाल 18 से 45 साल के लोगों के वैक्सीन के मसले पर उठाया गया है। जब से केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन राज्यों पर छोड़ा है, तब से विवाद था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। एक नहीं, कई सवाल उठाए, अलग अलग कीमतों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए केंद्र ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई, लेकिन 18 से 45 वालों के लिए वैक्सीन का जिम्मा राज्य सरकारों पर क्यों छोड़ दिया गया? कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि राज्य प्राइवेट वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करें? क्या आप चाहते हैं राज्य और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विदेशी वैक्सीन को हासिल करने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करें? प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। प्रभाकर, इसका मतलब जो केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी है, आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उसे रिव्यू करना शुरू कर दिया है और अपनी असहमति जता दी है। प्रभाकर, निश्चित तौर पर मानक, सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार भी सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए थे वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, और आज भी सवाल वही सवाल थे। मसलन ये कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? दूसरी बात ये कि क्यों केंद्र सरकार ने राज्यों को छोड़ दिया है? कुछ राज्य सरकारें हैं जो वैक्सीन के लिए टेंडर निकाल रही है, ग्लोबल टेंडर निकाल रही है, यहां तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी निकाल रहा है। तो ये क्या ये पॉलिसी है देश की? कोर्ट का ये सवाल था। और जो तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था वो ये था कि वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन का कंपल्सन है। उस पर कोर्ट ने पूछा कि देश के बारे में आप ये बार बार कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, लेकिन आपको शायद ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता है कि देश में किस तरह से डिजिटल डिवाइड है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो ऐसे में उनका क्या होगा? एक झारखंड का जो श्रमिक होगा, लेबर होगा, वो अगर राजस्थान में उलझ रहा होगा तो उसका किस तरह से वैक्सीनेशन होगा? यहाँ पर कुछ जवाब देने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में आप हलफनामा दायर कीजिए। मानक, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कोर्ट में बातें कही गई वो ये कही गई कि उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक, यानी इस साल के आखिर तक, पूरे देश में जितने पात्र लोग हैं उनको वैक्सीन लग जाएगा। और दूसरी बात यह भी कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से बातचीत हो रही है और बातचीत लास्ट स्टेज में है। अगर वो बातचीत पूरी हो जाती है तो उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर से पहले देश में जितने पात्र लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने सवाल जो खड़े किए हैं उन सवालों का जवाब देना होगा सरकार को, और कोर्ट ने कहा कि आप इस संबंध में हलफनामा दायर कीजिए। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। मानक, इस संबंध में एक बहुत वे है, बीच में सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, इसलिए सुनवाई बार बार टल रही थी। आज जब सुनवाई हुई, ढेर सारे सवालों का जवाब चंद्रचूड़ चाहते थे कि सरकार दे, और अब सरकार को जवाब देना है, सरकार को हलफनामा दायर कर। ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। राष्ट्र की बात में आज का मुद्दा बड़ा सीधा है। मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं और कोविड काल में यह 7वीं सालगिरह पड़ी है। कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं मनाया गया, जो कि आमतौर पर होता, क्योंकि सामान्य काल नहीं है। लेकिन क्या संजू वर्मा यह सच नहीं है कि पिछले 7 साल के सबसे बड़े संकट से आपकी सरकार गुजर रही है? देश भी और आपकी सरकार भी। इतनी बड़ी चुनौती पिछले 7 साल में आपकी सरकार के सामने नहीं आई थी। संजू वर्मा। मानक जी, सिर्फ पिछले 7 साल ही नहीं, पूरे विश्व में 100 साल से ऊपर हो गए हैं। लास्ट जब स्पेनिश फ्लू हुआ था वो था 1918 में। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आपदा आई है, इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ भारतवर्ष तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। अभी मुद्दे की बात है, मोदी सरकार ने जो 7 साल कल खत्म हुए, हमारी क्या उपलब्धियां हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, बड़ी जल्दी आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि मुझे लगता है सोशल
यदि इम्पैक्ट है तो उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो हमने 2019 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A अनुच्छेद 35 है और अनुच्छेद 370 इसको जो एब्रोगेट कर दिया था। मुझे लगता है इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। बात करते हैं नारी शक्ति की, क्योंकि लोग कहते हैं मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये सिर्फ नारे तक सीमित है। तो मैं कहना चाहती हूं, चाहे कमर्शियल सरोगेसी को बैन करना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन लाना या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना, ये ऐसे कदम हैं जो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें 60-70 सालों में जब ये सत्ता में थी ये ला नहीं पाई ये चेंजेस। अभी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी। तो मैं ये कह दूं मानस जी, चाहे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर विश्व में पहली बार चाइना को डिसएंगेज करने के लिए मजबूर किया मोदी सरकार ने फरवरी 2021 में, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता था। क्योंकि याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू ने तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की टेरिटरी थी अक्सई चीन में, वो एक गोल्डन प्लेटर पर चीनियों को सौंप दी थी। और अभी बात सबसे अहम में आती हूं अर्थशास्त्र इकोनॉमी पर। तो मैं ये बता दूं, जो लोग बार बार कहते हैं जीडीपी में गिरावट हुई, महंगाई बढ़ रही है, तो पहली बात तो ये डेटा के साथ बात करिए। रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल में कितना है? 4%। खाद्य पदार्थ की महंगाई का दर क्या है? 2%। सब्जी की महंगाई का दर क्या है? -16%। अब बात करते हैं जो लोग बार बार कहते हैं पेट्रोल डीजल देखिए 100 रुपए प्रति लीटर। तो ये बता दूं, पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा कहां है? महाराष्ट्र में 100 रुपए प्रति लीटर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स महाराष्ट्र में 36%, 36% है। ऊपर से महाराष्ट्र सरकार ने 15% का ओके संजू एक सेकंड संजू, राजस्थान में 40% आपने तो बिना मोदी सरकार को कोसने से पहले जरा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि ये जो गलत नैरेटिव चलाते हैं, आखिर इसीलिए ये लोग 400 सीटों से ज्यादा जीते थे राजीव गांधी के नेतृत्व के दौरान, और आज ये पार्टी का विध्वंस हो चुका है, तहस नहस हो चुकी है। राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर बैठ के बयानबाजी करते हैं, एक नए पैसे का काम नहीं किया वायनाड में, और इनकी माता जी ने रायबरेली में एक नए पैसे का काम नहीं किया कोविड महामारी के चलते। बस भाषण देना और मोदी सरकार को गालियां निकालना, यही तक इनका नेतृत्व सीमित हो चुका है। ओके, अरे आलोक शर्मा, इतनी गंभीर बहस हो रही है, आप हंस रहे हैं भाई, क्यों हंस रहे हैं? हंसने की क्या बात है? देखिए भाई, हंसी तो सब पूरा पैनल ही हंस रहा है। 7 साल शासन करने के बाद भी पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कोसने के अलावा बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। तो बताओ, हंसे नहीं तो क्या करें? 7 साल शासन किया और पंडित नेहरू से चालू है और राहुल गांधी के आगे खत्म। देखिए मानक जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बिल्कुल क्लीन टाइम दूंगा आपको, बिल्कुल क्लीन। हाँ बोलिए। देखिए ये गलत चीज। हाँ बोलिए। देखिए आज पूरा देश कह रहा है कमल का फूल और हमारी भूल। ये सरकार नहीं है, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको हम 2 और हमारे 2 चला रहे हैं। किसी भी सरकार की 3-4 चीजें बेसिक होती हैं जिसको जांचा जा सकता है। केंद्र की सरकार, सबसे पहला अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरा विदेश नीति, तीसरा सामाजिक नीति, सब तार हैं। आज अर्थव्यवस्था से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में चला गया 5-6 साल तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लेट अप इंडिया, और इकोनॉमी को रेंग अप इंडिया कर दिया। इकोनॉमी रेंग गई पूरी तरह से। आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम जो हमारे यूपीए के समय में 10.6% की ग्रोथ रेट थी, आज वो 5.4 है इनके 7 साल का। सरसों का तेल आज 200 रुपए किलो है और महंगाई तो है ही नहीं। ये तो कांग्रेस की वजह से है। इंदिरा गांधी जी वहां गई थी ना, इलाहाबाद गई थी, उस वजह से आज महंगाई हो रही है। ये बीजेपी वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज आती है अब बेरोजगारी। कोरोना से पहले भी 45 वर्षों की हाईएस्ट बेरोजगारी दर थी और आज तो 11.3% पर बेरोजगारी दर चली गई। जीडीपी ग्रोथ रेट यूपीए का 10 साल का एवरेज 8.1 था, इनका कोरोना से पहले 4.2 था। 6 साल का जो एवरेज था, और अभी इस साल -8 है।
गलत अगर आंकड़े कहीं आपके पास हो तो सरकारी ऑथेंटिक लेके बैठना, ये मैं बिल्कुल वो आंकड़े दे रहा हूँ जो नीति आयोग के आंकड़े हैं। कांग्रेस के अब उत्तर से नहीं दौरान चला। दूसरी चीज भाई मानक जी देखिए, संजू संजू मानक जी, संजू वन बाय वन, देखिए, संजू देखिए नहीं, दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। जब मौका मिला, आलोक जी ने बिल्कुल आपको नहीं मानक रोका, जी, मैं आपको मौका दूंगा, जवाब मानक जी, दीजिएगा। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। मानक जी देखिए, बोलिए। जब मौका मिला तो कांग्रेस को कोसते रहे, 7 साल काम करने का सरकार को मौका मिला तब भी कांग्रेस को कोसते रहे। अब आते हैं नोटबंदी, जीएसटी, क्या हुआ नोटबंदी में, कितना काला धन आया? जीएसटी की वजह से आज 80 लाख केसेस पेंडिंग हैं जिनके अंदर जो डिस्प्यूट्स में, दूसरा राफेल जैसे घोटाले हुए उसकी जांच नहीं होगी। अभी बेटी बचाओ की बात भी बीजेपी करती है, मतलब ये तो बड़ा ही मतलब दिन में चांद निकलने वाली बात है कि बीजेपी बेटी बचाओ की बात कर रही है। यूपी में क्या क्या हुआ वो सारी घटनाएं सामने हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आने बंद हो गए। देश का अन्नदाता किसान, 10 लाख किसान, पहली बार हुआ है कि देश की राजधानी के बॉर्डर पर 6 महीने से बैठा है। 5 से 18% जीएसटी लगा दिया आपने किसानों के उपकरणों के ऊपर, तमाम इनपुट्स के ऊपर। तीसरी चीज, आज कोई उज्ज्वला योजना की बात नहीं करता, आज कोई मुद्रा लोन की बात नहीं करता है, आज कोई नहीं कहता कि जनधन कहां चला गया। वो जनधन योजना थी कोई इनकी, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे आज की तारीख में 23 करोड़ लोग चले गए। हमारे समय पे 27 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। दूसरा अंतिम चीज मैं कहना चाहूंगा, अब जो विदेश नीति की बात की मानक जी, नेपाल जैसा हमसे दूर हो गया जो हमारा सबसे नजदीकी देश था पिछले 7 वर्षों में। रशिया और पाकिस्तान नजदीक आ गए। चीन हमारी पूरी भूमि पर 5 जगह पर घुसा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। पहली बार हुआ कि रशिया और पाकिस्तान मैं कह रहा हूं, अगर नहीं किया, मैं कह रहा हूं, चिल्ला के कह रहा हूं न्यूज़ 24 पे कि चीन ने एनक्रोचमेंट किया है। मेरे ऊपर पूरी तरह से केस करके मुझे कोर्ट ले जाइएगा। आते हैं अंतिम, देखिए मैं किसी के ऊपर नहीं बोला था, किसी के भी। संजू 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 आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का, पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी। हाँ बोलिए आलोक जी, खत्म करिए। हमारे सारे के सारे पड़ोसी, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो और यूएसए हो, अरे आपको भी आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। और उसका संजू आलोक जी एक सेकंड। संजू बार बार कह रही हैं कि मैं आलोक जी को अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूं, मैंने उनको नहीं दिया। संजू ये खत्म, जब शो खत्म हो जाएगा ना, आप YouTube पे एक बार या Facebook पे जाके देख लीजिएगा आपको कितना टाइम दिया, उनको कितना टाइम दिया। नहीं एक मिनट ना, प्लीज नहीं संजू, नो प्लीज, नो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज नो, डोंट डू दिस प्लीज। ये डिबेट है। अरे भाई डिबेट है, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया बिल्कुल नहीं किया, आपने अनइंटरप्टेड बोला। अब मैं आलोक शर्मा को भी अनइंटरप्टेड टाइम देना चाहता हूं। खुलेआम भाषणबाजी करें। अरे भाई आप भी बताइए, कमाल है। अब 2 अलग अलग नियम नहीं हो सकते ना एक डिबेट में संजू, अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। करेक्ट। आप देखिए, आपने मुझे कितना वक्त दिया और ये कितनी बातें कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैंने, अच्छा ठीक है, ओके, मैं इसीलिए कह रहा हूं शो खत्म हो जाए, आप देखिएगा और अगर अनइवन लगे तब कहिएगा। बोलिए आलोक जी, जल्दी खत्म करिए। मानिक जी, मैं तो सोच रहा था ये अपनी सारी जितनी योजनाएं थी सबको गिनाएंगे भाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना टिकड़ा, उज्ज्वला, मुद्रा, जनधन, एक भी याद नहीं है इन लोगों को, क्योंकि वो कोई योजना सरकार ने जनता के लिए नहीं बनाई थी, केवल वो इवेंट मैनेजमेंट था। और उसी का रिजल्ट है कि आज अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, आज विदेश नीति जीरो है, आज अर्थनीति जीरो है, और साथ के साथ आज सामाजिक जो नीति थी हमारी, सामाजिक जो सोशल फैब्रिक था, उसका जिस तरह से टुकड़े टुकड़े किया है इन्होंने, आज वो पूरा देश देख रहा है कि कमल का फूल और हमारी भूल, और मोदी साहब ने अनगिनत जो घाव दिए हैं इस देश को। ओके, अब रुक जाइए आलोक शर्मा, अब रुक जाइए। अब मुझे संजू लौटूंगा आपके पास। अभी मुझे AK वाजपेयी जो कि आप ही के सहयोगी हैं, जूही जी जो कि समाजवादी पार्टी से, आशुतोष, उन सबके पास जाना है। पहले वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी 7 आरोप सुन लिए आपने और आलोक शर्मा ने तो उन 7 को 70 बना दिया अभी इसी डिबेट में। वाजपेयी जी क्या कहेंगे 7 साल पर, और क्या यह सही नहीं है कि 7 साल का सबसे बड़ा संकट इस समय है? असली चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा यह है। पहले इसी पे ले लेते हैं, कोरोना पे ना, संकट पे। हाँ मानक जी, आलोक शर्मा जी से पूछिए जरा, ये बताइए कि लॉकडाउन
की वजह से कोरोना पे कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? आज तो प्रोग्राम वाजपेयी जी आप जवाब आएगा कि होता है। वो बताइए ना। ये सेकंड वेव में बड़ा क्लियर हो गया। सेकंड वेव में बड़ा क्लियर हो गया। 7 साल में जो किया है वो बताए ना। अरे सुन लो ना, अब सुनोगे तभी तो। अभी तो हाँ, एक एक करके वन बाय वन वो वाजपेयी जी बोलिए, रुक जाओ ना। बोलिए वाजपेयी तो जी। हम ये कह रहे हैं कि जवाब ये आएगा कि लॉकडाउन ही हमारे पास एक इलाज था जिससे कोरोना पे रोक लगी। हाँ। और मोदी जी ने 2020 में मार्च में क्या किया था? ये तो अब तय हो गया ना कि अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाते तो हालात उस वक्त कहां पहुंचते। और इन्होंने कितना मखौल उड़ाया था उस बात का, आप भूले तो नहीं है उस चीज को। तो लॉकडाउन, कोरोना की जो महामारी है, ये कोई सिर्फ भारत में नहीं आई है, और इसको भी बड़ी खूबसूरती से, बड़े तरीके से, किसी तरीके से उस प्रलय को कामयाब किया है इस सरकार ने। इन्होंने तो सिर्फ क्रिटिसाइज किया है, जबकि अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो जब जब संकट आया देश पे, विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है। इन्होंने तो वैक्सीन पे भी गुमराह करने की कोशिश की। क्या कहा था इन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कहा था, अखिलेश यादव जी ने? ये देखिए, बात सुनिए, ये बात बिल्कुल सही है। चल रही है। अरे भाई कोई तो बोलो, बीजेपी ने 7 साल में आलोक शर्मा जी सुन तो लो ना, आप सुनने में दिक्कत हो जाएगा। आप तो बताओ क्या नहीं किया आपने? अच्छा, 7 साल में कांग्रेस क्या नहीं किया? इसका मतलब 7 साल में कांग्रेस की नहीं है, संकट आया, सरकार है। अब सुनना नहीं चाह रहे। वाजपेयी जी बोलिए। 82 करोड़ लोगों को 6 महीने तक किसने राशन दिया? इसी सरकार ने दिया। जीएसटी की सबसे ज्यादा कलेक्शन पिछले महीने आई है, 1,48 करोड़। किसके कहने पे आई, किसके कानून से आई? 370 किसी ने हटा लिया क्या? 370 किसने हटाया है? 370 धारा 370 किसने इसी सरकार ने किया है। आप तो देखिए, इस सरकार की जाइएगा एक घंटे आप बोले क्यों जा रहे हो? अभी तो बड़ी दिक्कत हो रही थी आपको जब संजू वर्मा जी बोल रही थी, और आप तो सुनिए ना बात को। एक से वन बाय वन। आलोक शर्मा ने एक सेकंड, एक करके वाजपेयी जी बोलिए। ओनली वाजपेयी जी। हाँ बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे पूछिए, आलोक शर्मा जी से। इन्होंने कहा कि राफेल पे जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, उसके बाद झूठ किसने बोला और कंटेम्प्ट में रिटर्न अपॉलॉजी किसने मांगी? देखिए, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। हम अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं। जितने बैंक खाते खोले गए, जितने गरीबों को मकान दिया गया, जितने लोगों को सिलेंडर दिए गए, जितने लोगों को राशन दिया गया, 82 करोड़ लोगों को, जितने सबके राशन कार्ड बनाए गए, जिनके आदर पेंशन कभी नहीं मिलती थी, किसानों तक को पेंशन की, रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपए बगैर किसी चीज के बैंक जाइए, नया काम करना हो तो ले आइए, बिटिया की शादी हो 50,000 रुपए ले आइए, कारपेंटरी का धंधा खोलना हो 50,000 रुपए ले आइए। देखिए, ये कौन कर रहा है? ये किसने किया ये सारी की सारी चीजें? तो ये मत कहिए कि ये सरकार ने कुछ किया नहीं है। और उस पर सर्टिफिकेट लगती है, बहुत कब लगती है? जब जनता लाके 303 सीट देती है। और अभी हाल में आसाम में दोबारा सरकार बनाई है। वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार नहीं थी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने कोशिश की और 3 से कहां पहुंच गए, यह भी आपके पास है। और कांग्रेस कहां पहुंच गई? तो जनता नीतियों से सहमत है, नेता से सहमत है, पूरा विश्वास नेता के प्रति है, और इसी के चलते देश विदेश में भी नाम है बकायदा इंडिया का। कितनी तो मदद आई है, कितने विदेशों से, 48 कंट्रियों से मदद आई है हमारे पास। हाँ। तो ये कहां जाएगा? ओके किसके सरमौर में जाएगा? ओके ऑल राइट, एक सेकंड ओके ऑल राइट। लेकिन क्या संजू वर्मा, एक क्विक रिस्पॉन्स चाह रहा हूं मैं आपसे, क्विक वन। क्या सारे करे कराए पर पानी फिरने की नौबत आ गई है क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ा संकट जो है इस सरकार का 7 साल का, क्या अब आया है क्या? संजू। मानक जी, मैं जल्दी कुछ कहना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि अभी तक 23 करोड़ वैक्सीन डोजेस स्टेट्स को उपलब्ध करवाई गई हैं और 21 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस फर्स्ट डोज लग चुकी है। हमने 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लगवाई 130 दिनों में, और आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को 21.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाने में 150 दिन लग गए। तो जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार की टीकाकरण की गति बहुत धीमी है, मुझे लगता है उनको जाकर थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा रिकवरी रेट विश्व में सबसे आगे है
ऑलमोस्ट 92%, 92%, और हमारा जो कोविड डेथ रेट है वो विश्व का सबसे लोएस्ट है, 1.1%। मुझे एक चीज बताइए मानक जी, आज वैक्सीनेशन ड्राइव, राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करवाना, रेमडेसिविर का उत्पादन 33,000 वायल से लेकर 3.5 लाख वायल पर डे करवाना, ये सब काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार। बाकी विपक्ष क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या कहा था कुछ महीने पहले? भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। आज वही अखिलेश यादव दुहाई दे रहे हैं, भाई मुझे वैक्सीन चाहिए। अरे तो क्या आपने अखिलेश यादव के उस बयान की वजह से वैक्सीनेशन की तैयारी नहीं की थी क्या? बार बार अखिलेश यादव को बयान याद दिलाते हैं आप। बायोटेक की वैक्सीन संजू एक सेकंड, संजू। कांग्रेस और विपक्ष का दोगलापन दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, इसीलिए बार बार ये लोग हर चुनाव हारते हैं। ओके, और ये अभी जूही सिंह, उसके बाद आ रहा हूँ आशुतोष। दुर्भाग्य जूही सिंह, ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है। ओके, जूही जी बोलेंगे, सिर्फ जूही जी। जूही सिंह बोलिए, जूही जी बोलिए। मानक जी, बहुत अगर सिंपल शब्दों में मैं डिस्क्राइब करूं तो केंद्र सरकार का जो बजट है, हर बजट वो एक मायावी तिलस्म होता है। जैसे इन्होंने पहले बताया इस बजट में कि हमने 137 करोड़ बढ़ा दिया, लेकिन उसमें आपने 35,000 करोड़ प्रावधान किया था वैक्सीनेशन का, स्टेट्स का भी किया था। फिर अचानक मोदी सरकार जाग गई और उन्होंने कहा कि हम 45 के ऊपर से करेंगे, बाकी स्टेट जाने, और वो अपना ग्लोबल टेंडर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज रिमार्क दिया, उसमें फाइनेंस कमीशन के वेरियस ग्रांट्स भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था, अगर हम आयुष्मान भारत की ये लोग बात करते थे, लेकिन 2019 में एक सीएजी रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बता दिया था कि आपके पास इनफ आईसीयू बेड्स नहीं है। 2020 में केंद्र सरकार, मोदी सरकार के एम्पावर ग्रुप ने बता दिया था कि ऑक्सीजन की किल्लत उत्तर प्रदेश और कई इलाकों में होगी, जहां पर अभी प्रोडक्शन रैंप्ड अप नहीं है। कुछ नहीं किया गया क्योंकि प्रचार में व्यस्त थे। डॉक्टर्स की संख्या, अगर हम कोई डेटा केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं कराती है, अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है ना, नगर निगम उत्तर प्रदेश में भी, तो ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक जी, ओके, जी हाँ, दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो आपने कहा कि 18 से 45 के लिए वैक्सीनेशन इन्होंने खोल दिया और उसके बाद किल्लत हो गई। अरे भाई, आप ही लोग तो कह रहे थे खोलिए सबके लिए, ये कहते हैं आपने डिमांड की, हमने आपकी बात मान ली, अब हमें ही कोस रहे हैं आप। मानक जी, ये कहना कि रफ्तार धीमी है सही है, लेकिन रफ्तार धीमी है ये दुखद है, क्योंकि हमें पहले ही ऑर्डर्स प्लेस कर देने चाहिए। अब वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी ने अगर भ्रम नहीं फैलाया होता तो ये हाल नहीं होता आज। मानक जी, तब ट्रायल्स उपलब्ध नहीं थे 3 फेज के, और मैंने जेपी नड्डा को सुना आज। तो अगर ये भी गुनाह हो गया कि ट्रायल्स उपलब्ध न हो और उस पर हम प्रश्न पूछे, और क्या ये संजू वर्मा और जेपी नड्डा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं क्या, कि विपक्ष सड़कों पे चला जाए, विपक्ष सड़कों पे घूमे, विपक्ष आंदोलन करे? आपने नहीं, नो मैम, यू कैन नॉट, दिस इज माई टाइम एंड आई विल स्पीक। You are not the anchor. अरे ओके संजू, ऑल राइट संजू, ओके संजू, जूही जी का टाइम है। ओके, आई एम द एंकर। ओके ओके, जूही जी का टाइम है। हाँ, जूही जी बोल रही है। ओके, जूही जी बोलिए। ओनली जूही जी, जूही जी। यस प्लीज, आई एम वेरी वेरी रीजनल। हाँ, जूही जी बोलिए। मैं लोकल पार्टी की छोटी सी स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी तक फर्स्ट डोज केवल 1.5 करोड़ लोगों को लगा है। हमारा टारगेट है 15 से 16 करोड़ लोगों को कवर करना। करीब 45 लाख लोगों को लगा है। एक सेकंड, जूही जी एक सेकंड, इसके बाद मैं जा रहा हूं आगे। ये बड़ा कन्वीनियंट है ना, आपने कह दिया कि उस टाइम 3rd फेज के ट्रायल के नतीजे नहीं थे, तब आपने सवाल उठा दिया था, लेकिन जब रिस्क लेकर उसे अप्रूवल दे दिया गया और उसके बाद अब जब किल्लत हो गई 2nd वेव की वजह से, तब आप ही कहने लगे कि पहले अप्रूवल क्यों नहीं दिया। अरे भाई, जब पहले दिया था फेज 3 के ट्रायल के नतीजों से पहले, तो आपने उसे बीजेपी की वैक्सीन कह दिया। आज ही हमारे घर के बगल में एक पूरे परिवार की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। मौतें कोरोना की वजह से नहीं हुई, एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, हॉस्पिटल बेड्स की किल्लत। हम लोग जानते हैं ना कि लोकल पार्टी और रीजनल पार्टी कैसे घूमी है उत्तर प्रदेश में, चप्पल घिस गया है, और इनके खुद के 5 विधायक मर चुके हैं। तो आज के दिन में यहाँ बैठकर मैम, अंग्रेजी सबको समझ में आती है, हिंदी में बोलिए, और हिंदी में समझिए, यही प्रदेश आपकी सरकार भी बनाता है। तो इस प्रदेश को अगर आप सम्मान नहीं करेंगी ना, तो आप अपने घर में बैठेंगी। उत्तर प्रदेश का सम्मान करना सीखिए।
प्रदेश के मैंडेट को समझिए और देखिए कि आपने उत्तर प्रदेश के साथ क्या किया है। आप तो चुनाव लड़ रहे थे ना बंगाल में, आप तो चुनाव लड़ रहे थे आसाम में ना, आप तो चुनाव लड़ रहे थे अन्य जगह, आप तो पंचायत चुनाव में लोगों को झोंक रहे थे, गाँव गाँव पे संक्रमण फैला रहे थे। तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, और जब मौका आएगा तब बोलेंगे। जी मानक जी अब ये बोल सकती है। ओके, बोलिए संजू, जवाब दीजिए, बोलिए। संजू मानक जी, पहली बात तो ये कि मुझे जूही सिंह से सीखने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मैंडेट को कैसे मान सम्मान देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ा है। आज उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील जितनी है। ब्राजील में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमने कोविड मोर्टालिटी को कंट्रोल किया है बेहतरीन ढंग से। अभी मैं कुछ समय लूंगी मानक जी और बात करूंगी मोदी सरकार की उपलब्धियों की। पहली बात तो ये मानक जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी युवतियां स्कूल नहीं जाया करती थी 2012-13 में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं होते थे। आज मोदी सरकार के नेतृत्व के तहत 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के चलते 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और 22 करोड़ जनधन बैंक खाते तो सिर्फ महिलाओं के खुल चुके हैं। सालाना 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाता है और 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस के जमाने में हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतने कम थे कि दुनिया हम पर हंसती थी। आज भारत का फॉरेक्स रिजर्व देश के फॉरेक्स रिजर्व अरे ओके, एक सेकंड, 1 सेकंड, अब रुक जाइए, रुक जाइए। जूही जी आपके पास लौट आऊंगा मैं, क्योंकि आशुतोष को मुझे टाइम देना, बिल्कुल टाइम नहीं दिया मैंने उनको अभी तक। आशुतोष को लाइए। और संजू, ये मत कहिए कि कांग्रेस के जमाने में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर दुनिया हंसती थी, माफ करिए, ऐसा नहीं है। स्पेशली यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे दीजिएगा समय। आशुतोष को लाइए, सिर्फ आशुतोष। ओके, नहीं, अब वो बढ़ते गए हैं लगातार। संजू एक मिनट, एक सेकेंड, अब सुन भी लीजिए संजू, सुन भी लीजिए। हमारे फॉरेक्स रिजर्व पिछले 15-20 साल से लगातार बढ़ रहे हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई हंसने वाली उनकी फिगर नहीं थी। आशुतोष, ओनली आशुतोष। मैं उत्तर दूं। हाँ आलोक जी, आ रहा हूं। आशुतोष पहले इस पर बोलिएगा, क्या वाकई आप मुझसे सहमत हैं कि सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा चैलेंज है प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी सरकार का, ये 7 साल में? मानक, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कम मुझे 30-40 सेकंड बोलने दें, क्योंकि उनकी आदत है बीच में टोकती है, खूब टोकती है, और मैं कई डिबेट में रह चुका हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, बोलिए, किसी के डिबेट में बोलता नहीं। हाँ, तो मैं नहीं चाहूंगा, संजू जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है और हो सकता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी बन जाए, तो लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान के साथ कहता हूं कि मुझे बोलने दें। देखिए, पहली बात तो ये कि आज की तारीख में मैं चुप हो जाता हूं। अरे अब मत टोकी, अब तो आपको मुख्यमंत्री बता दिया उन्होंने। संजू कमाल कर रही है। संजू अब मत टोकी, अब तो कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे अब मत टोकी भाई, मानक जी बोलने दीजिए। आशु एक सेकंड, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो भी दे देता हूं जरा। बंगाल के मुख्य सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि इन्हीं मुख्य सचिव को लेकर केंद्र और बंगाल की सरकार बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। आज सोमवार है, आज सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया था बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार ने। ममता बनर्जी की सरकार ने उनको रिलीव करने से इनकार कर दिया था और बंदोपाध्याय साहब कल भी बंगाल में ही शाम तक काम कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हैरानी भरी खबर है। हमें लगा कि केंद्र और बंगाल के बीच खींचतान अभी चलेगी, हो सकता है कानून का हवाला देकर मामला कोर्ट में भी चला जाए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, खींचतान चलती रहे, लेकिन बंदोपाध्याय साहब ने इस्तीफा दे दिया। ओके, इस खबर पर नजर रहेगी। आशुतोष आइए। आशुतोष देखिए मानक, सबसे बड़ी बात यह कि जब आज से 50 साल के बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा और कोरोना के बारे में कहा जाएगा, तो उसमें कुछ और हो या ना हो, यह जरूर कहा जाएगा कि वो वक्त था
ऐसी सरकारें थी जब हजारों की संख्या में हिंदुओं की लाशें नदी में पाई गई थी, हजारों की संख्या में लाशों को गाड़ दिया गया था और हजारों की संख्या में लोगों ने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें लाशों को उठा के नदियों से पुल के नीचे फेंका गया था। ये लिखा जाएगा जैसे प्लेग के, जैसे 1929 के प्लेग के बारे में लिखा जाता, उसी तरीके इसके बारे में भी लिखा जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, समाजवादी पार्टी तय करे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी तय करे। लेकिन जिस तरीके का संकट हिंदुस्तान ने पिछले 3 महीनों के अंदर देखा है, उस पर किसी को शर्म आए, किसी सरकार की आंखों में शर्म हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जरूर शर्मिंदा इस बात को लेकर कि यहां जिस तरह लोगों के साथ अत्याचार हुआ, यहां ऑक्सीजन की कमी थी, लोगों को बेड की कमी थी, सब कुछ कमी थी और सरकारों के पास आज से 8 महीने पहले से तैयारी करने का मौका था। लेकिन सरकारें फरवरी के महीने में नरेंद्र मोदी जी को जो है बहुत कामयाबी के लिए कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, पूरी दुनिया हमसे सीखे, और आज दुनिया हम पे हंस रही है। जब इथियोपिया में अकाल पड़ता है तो 100 से ज्यादा देश जो हैं वो इथियोपिया और गरीब देशों की मदद करने के लिए उतरते हैं। हम 2024 में 25 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले थे, आज हम 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से नीचे जा रहे हैं। 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 23.9% नेगेटिव में हो चुकी है। कोरोना के पहले हमारी अर्थव्यवस्था 8%। संजू वर्मा जी कृपया आप चुप रहिए। संजू लेट हिम स्पीक, आप जवाब दीजिएगा। नहीं आशु बोलिए, एक मिनट, सबका ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए, ओनली आशुतोष, सबका ऑडियो बंद कर लीजिए, ओनली आशुतोष, 1 बाय 1 बोलिए। आशुतोष, अजीब बदतमीजी की बात है ये। बोलिए, आप मुद्दे पे आइए। जब कोई बोलता रहता है, इनके बारे में कोई बोलता नहीं है और ये बीच में टपर बोलते हैं ये लोग। कोई सभ्यता सिखाई शाखा के अंदर, कोई सभ्यता सीखे नहीं सीखे। आइए मुद्दे पे आइए, चलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से घमंड और एरोगेंस से बात की जा रही है, थोड़ी ह्यूमिलिटी लानी चाहिए। इंस्कॉग ने 10 मार्च को रिपोर्ट दे दी थी, कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट गई थी जिसमें लिखा गया था कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आएगा, पहले से ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा। लेकिन तब मार्च के महीने में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वो ये कह रहे थे कोरोना का एंड गेम शुरू हो गया है, लोगों की जान के साथ खेला गया है, हर जानने वाले के परिवार में लोगों की जानें गई हैं, और अभी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है, आपको मुबारक है। तो फिर आपके आरएसएस के जो प्रमुख है सरकार वो क्यों घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसके मीटिंग कर रहे हैं, क्यों इस बात की बातचीत चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, क्यों ये सब चीजें हो रही है। तो मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, अगर हमारे राजनीतिक दलों के अंदर जरा भी शर्म है, सरकारों के अंदर, तो जो लाशें गिरी हैं, जो नदियों में लाशें मिली हैं, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट का मौन रख लेना चाहिए। अगर नहीं रख सकते हैं, अगर आप बोलना चाहते तो बोलें, लेकिन हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। आज से 50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा। बोलिए संजू वर्मा, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। संजू वर्मा बोलिए। देखिए मानक जी, आप संजू वर्मा जी को 4 बार 5 बार टाइम दे। नहीं, मैं ये गलत बात, मैं आपको भी दूंगा, डोंट वरी, अभी है मेरे पास टाइम। आलो, हाँ बोलिए संजू, बोलिए। वो सबके बीच में भी बोलती हैं और मानक जी, पहली बात तो ये कि आशुतोष से मुझे सभ्यता पर भाषण नहीं सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं, जब प्रधानमंत्री पर कटाक्ष मारे जाते हैं तो ये लोग, इनके मुंह में दही जम जाता है और टीवी डिबेट पर आकर ये भारतीय जनता पार्टी को सभ्यता पर भाषण देते हैं। खैर, पहली बात तो ये कि मैं बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशंस हो, उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा है, चाहे चीफ मेडिकल एडवाइजर टू व्हाइट हाउस डॉक्टर एंथनी फाउची हो, एक चीज जो सबने कही है वो ये कि भारत ने जिस तरह से कोविड महामारी के खिलाफ जंग लड़ी है वो बेहद प्रशंसनीय है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लाशें पानी में मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश का शायद जिक्र कर रहे थे ये, तो ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कई सालों से जल समाधि की प्रक्रिया रही है, तो इसे कोविड के साथ मत जोड़िए। तीसरी बात, मानक जी बड़े ध्यान से आपके दर्शकों को सुनना चाहिए, मैं कुछ आंकड़े लेकर आई हूं। आज राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये जो आज की डिबेट 7 वर्ष पर है, रोकिए इनको जरा, ये भाषण सुनने नहीं बैठे सब लोग यहाँ पर। नहीं रोकिए मानक जी, ये मुझे लग रहा है आप दोनों की महाराष्ट्र में 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का शासन है? नहीं, वहां पर तो कांग्रेस सत्ता में शिवसेना और एनसीपी के साथ।
अब आप भी आलोक जी शुरू हो जाइए, कमाल कर रहे हैं। नहीं मानक जी, कुछ तरीका हुआ। कमाल कर, अरे 5 बार टाइम दे रहे हैं और राजस्थान की बात कर रहे हैं। 7 वर्षों पे आपकी डिबेट है, 7 वर्षों पे डिबेट लाइए ना। 7 वर्षों का सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना है आलोक जी, इसीलिए 2 सवाल है मेरे आज। और ये डिबेट अगर कोरोना पे नहीं आएगी तो बेमानी होगी। चैलेंज है, चैलेंज पर तो हम रोज डिबेट कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग मानक जी, आप 5 बार आपने टर्म दिया उनको। अच्छा आप, अरे मैंने कहा ना आपको भी दूंगा, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए क्या कहना मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इलाहाबाद का संगम मुर्दों की बस्ती बन गया है, उसके बाद भी अगर लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि जल समाधि ले ली है लोगों ने, मुझे लगता है कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए काफी हिंदू जल समाधि ले रहे हैं बीजेपी के अकॉर्डिंग। तो क्या दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं, इतना काम किया इन लोगों ने। संजू प्लीज, संजू 1 by 1, संजू 1 सेकंड प्लीज रुक जाइए। नहीं प्लीज नहीं, मेरे दर्शक का भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा दर्शक एक एक करके सबको सुनना चाहता है। नहीं, सिर्फ आलोक जी बोलेंगे, सिर्फ आलोक शर्मा, ओनली आलोक शर्मा, 1 by 1 ओनली आलोक शर्मा, बोलिए आलोक शर्मा। देखिए मुझे लगता है जब इतना काम किया तो गरीबी रेखा से 23 करोड़ लोग नीचे कैसे चले गए, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार कैसे हो गए, जवाब ये चाहिए। बैंकों का जो एनपीए था वो 2.4 लाख से करोड़ से बढ़कर 14.5 पर 14.7 पर कैसे पहुंच गया, क्योंकि आपकी सारी गलत नीतियां थी। सरसों का तेल 200 रुपए से किलो ज्यादा बिक रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले साल उससे पिछले साल से ज्यादा हुआ है, तो कहां किसकी गलती रही। तीसरी बात, अभी कहा कि 48 देशों ने हमें जो है वो खैरात भेजी है। शर्म नहीं आती बीजेपी को, वैक्सीन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे हम, आज भिखारी बना दिया कटोरा लेकर देश के सामने, और उसका भी हिसाब नहीं। 100 से ज्यादा हवाई जहाज उतरे हैं हिंदुस्तान में, आप बताइए सामान कहां गया, वो कहां गया, कौन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी स्टेट में गए हैं वो, उसमें भी गबन है। आज ही सुप्रीम कोर्ट वो तो सब लगा रहा है। आलोक शर्मा एक सेकंड, मानक जी 1 मिनट देखिए, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है वैक्सीन के ऊपर, और आज ही ये तंबूरा लेकर अपना बीन बजाने बैठ गए। आज ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको रोज लताड़ लगा रहा कि 5 प्राइस क्यों है, वैक्सीनेशन का क्या प्लान है। 11 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, लेकिन ये बीन बनाते हैं मोदी 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 मोदी। एक थाली लेके और बैठ जाया कीजिए और उसको भी बजाया कीजिए रोज। मुझे लगता है कि मुझे एक वाजपेयी के पास जाना है, फंड का पैसा कहां चला गया, वाजपेयी जी के पास जाना है। लेकिन आलोक जी एक सेकंड, आलोक शर्मा ओके, बार बार नेशनल हाईवेज का कहा जाता है। आप जो आलोक जी रुकिए ना, अरे अब एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए ओके, वाजपेयी जी का नंबर है, वाजपेयी जी बोलेंगे। लेकिन आप जो कह रहे थे विदेश से जो मदद आई है वो कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है, वो सब वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में है। सब राज्यों को बराबर उनकी जरूरत के हिसाब से सामान दिया जा रहा है और बाकायदा उसकी ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। वाजपेयी जी आइए जरा, वाजपेयी जी और बोलिए। वाजपेयी जी, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि अगर ये विपक्ष ये कहता है कि 7 सालों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ये सरासर बेईमानी है। देखिए, कोरोना काल कोई हमने थोड़ी क्रिएट किया है, ये कोरोना की बीमारी हम तो लेके नहीं आए हैं। हमने जेन्युइन तरीके से, सेवा भावना से प्रयास किए कि उसको कंट्रोल किया जाए। ऑक्सीजन की शॉर्टेज इसलिए पड़ी उस वक्त बिगिनिंग में क्योंकि एकदम सुनामी आ गई, मतलब 25% केसेज एकदम बढ़ गए। जहां 1 केस आता था वहां 1 घंटे में 25 केस आने लगे, तो उसको हम इंतजाम नहीं करेंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि इन्होंने वैक्सीन पे गुमराह किया? कोई इसको डिनाई कर दे वैक्सीन। अरे तो अभी हेजिटेंसी मसला थोड़े है वाजपेयी जी, फिर आप उसी पर आ गए। अभी इन्होंने अगर गुमराह किया भी तो इसलिए केंद्र सरकार ने तैयारी नहीं की, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि तैयारी नहीं की, हम ये कह रहे हैं कि लोग सेंटर पे नहीं आते थे, मतलब ये इनका धर्म था क्या विपक्ष का, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लाइए। अरे भाई तो अब जब आने लगे, सुनिए जब आने लगे तब तो वैक्सीन होनी चाहिए थी ना वैक्सीनेशन सेंटर में। 130 करोड़ लोगों में जब वैक्सीन लगेगी तो उसमें समय तो लगेगा ना माना। 20 करोड़ 22 करोड़ में लग चुकी है, सारा अरेंजमेंट बाकायदा कर दिया है, जो वो भी वेबसाइट पर डाल दिया है कहां से कितनी वैक्सीन कब आनी है, और ये भी प्रॉमिस किया है कि अक्टूबर तक दिसंबर तक सबको लग जाएंगी 98%। तो मतलब क्या गर्दन छोड़ोगे क्या हमारी? देखिए अब जहां तक लाशों की आ गई, देखिए मौतें तो हुई है, इसको कौन डिनाई कर रहा है? ये कहते हैं कि नहीं जो आंकड़े छुपा रहे, अरे भाई आंकड़े कैसे छुपा लेंगे? आंकड़े आपको मालूम है, गांव से डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ वाला जो होता है वो आंकड़े भेजता है,
ओके, ये वक्त जो है एक तरीके से हमारे ऊपर खतरा है। जब ऑल राइट, मैं समझ गया आपका पॉइंट है। जूही जी, वाजपेयी जी ये कह रहे हैं और संजू वर्मा ये कह रही हैं, दुनिया भर में आई महामारी, अमेरिका में भी इतने लोग मर गए, तो इस महामारी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार को आप उठा लीजिए, इससे कोई डील नहीं कर पाया। मानक जी, जो भी मौतें हुई हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के गुनाह के कारण हुई हैं। और जहां तक मैं बताऊं कि 7 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, तो 2019 में 45% सालों में सबसे बड़ा हमारे पास बेरोजगारी का आंकड़ा था, जो 12 करोड़ नहीं 11.3 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, उनमें से 90% ऑडिट हो चुका है, वो काम नहीं कर रहे हैं, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, जनधन खातों में पैसा नहीं है, और वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट के अनुसार एक छोटी पार्टी बता रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही कि महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के पूरे सिस्टम से बाहर हो रही है। केंद्र या राज्य सरकार किसी के पास कोई नीति नहीं है कि महिलाओं को आप सुरक्षित रोजगार दे सके। एक उत्तर प्रदेश में बना था पिछले कोरोना काल में रोजगार आयोग, स्किल मैपिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और जहां तक बात है, कालांतर से लाशें गंगा में नहीं बह रही हैं, इक्का दुक्का 10-15 अरे हजारों की संख्या में रेत पर लाशें बरीड हैं। आप उनके ऊपर से रामनामी चादर खिंचवा रहे हैं, वहां पर पुलिस अफसर मौजूद है। किस तरह की ये असंवेदनशीलता और वास्तविकता से हटकर बात करने की है। ये वो प्रदेश है जिसने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है ना जी। मैम, वाराणसी में आप देख लीजिए, गाजीपुर, वाराणसी, हर जगह कई हजारों लाशें हैं। आप चिन्हित करना नहीं चाहते, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग के आंकड़े। गोरखपुर का एक लैब है, 10,000 टेस्टिंग के आंकड़े उसने जारी नहीं किए, तो कैसे कोई व्यक्ति आपके आंकड़ों को सच मानेगा। सरकार पे विश्वसनीयता का संकट है। और वैक्सीन स्ट्रैटेजी कहां से आ रही है वाजपेयी जी? आप तो बहुत वरिष्ठ नेता है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, कहां ऑर्डर प्लेस हुआ है? हमारे प्रदेश में तो अभी ग्लोबल टेंडर की तिथि बता दी गई है, भारत सरकार बता नहीं रही है कि 18 से 45 को कैसे वैक्सीनेशन होगा। वित्त मंत्री अचानक स्वास्थ्य मंत्री बन गई हैं, उनको यह तक नहीं पता कि कई जगह 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है कई देशों में। इतनी बातें कर रही हैं, पर इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं आ रही मैम, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे शर्म नहीं आती है। आप इतनी बात कर रही है, आप इतनी बेशरम झूठी है, इतनी वाहियात बातें कर रही है, मौतों पर राजनीति कर रही है, तो आपके सामने। एक मिनट, एक सेकंड, आशुतोष को लाइए जरा, एक सेकंड आशुतोष को लाइएगा, एक सेकंड आशुतोष को लाइएगा। आशुतोष, थोड़ी देर पहले वाजपेयी जी ने, क्योंकि 7 साल पर डिबेट हो रही है, वाजपेयी जी ने कहा था अगर इन 7 सालों में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया होता तो हम बार बार इतने चुनाव जीत नहीं रहे होते। 19 में हम पहले से ज्यादा सीटें जीत कर नहीं आते। इस बार ये जो सबसे बड़ी चुनौती अगर है कोरोना की, तो इसकी परीक्षा कब होगी? क्या उत्तर प्रदेश में होगी आशुतोष? तब पता चलेगा कि सरकार ने वाकई कोरोना काल में अच्छा काम किया या नहीं किया, क्योंकि और कैसे नापेंगे? मानक, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वाजपेयी जी को शायद इस बात का अंदाजा हो कि उत्तर प्रदेश के सारे हिंदू जो हैं उनका दाह संस्कार नहीं होता, उनको जल समाधि दी जाती है। शायद वाजपेयी जी ब्राह्मण हैं हमारे ख्याल से, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। उनके आस पड़ोस में उनके जानने वाले कितने लोगों को जल समाधि दी गई है? वाजपेयी जी, आप बताएंगे जरा हमें। ये हिंदुओं का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कर रहे हैं, आपने दिखा पिछले 50 सालों के अंदर कि आपके परिवार के लोगों ने किसी ने जल समाधि ली है? मतलब ये अनर्गल कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी बोलेंगे हम, इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों रही है। 2017 के आंकड़े में आपको लिखा देता हूं, 13 राज्य हैं, गोवा आप हारे बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप हारे, कर्नाटक आप हारे, गुजरात हारते हारते बचे, महाराष्ट्र में आपकी हालत खराब थी, हरियाणा में आपके पास बहुमत नहीं मिला, आप झारखंड हारे हैं, आप बिहार बचे किसी तरीके से, आप बंगाल, आप कहां जीते हैं? ले देके 2 राज्य आप जीते हैं विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत। तो जरा तथ्यों के आधार वाजपेयी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। बोलिए वाजपेयी जी। आपसे उम्मीद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्राह्मण होने पे भी शक है क्या? नंबर 1 और नंबर 2, जहां तक जल समाधि का सवाल है, ये हमारे संस्कारों में है। एक सेकेंड, हमारे संस्कारों में है जल समाधि। और मैं आपको एक बात व्यक्तिगत जानकारी से बता दूं, हमारे यहाँ ये परंपरा, एक सेकंड रुकिएगा, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि अगर जब लाश को जलाया जाता है मृत आदमी को, तो हाथ में जलते हुए से निकाल लिया जाता है
और उसको निकाल के वो बॉडी जो बची हुई जली है उसको जमुना में बदल किया जाता है, जिससे कि जल के जंतु जो है वो उसको उपयोग कर सके, खा सके। ये हमने खुद देखा है आशुतोष जी, वाजपेयी जी हम उसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक लाशों का सवाल है, वो हकीकत में आपको अपने संस्कारों से बता रहा हूँ, अपना इतिहास बता रहा हूँ। वो संस्कार अभी भी लागू है। समाधि है। अच्छा एक सेकंड ओके, एक सेकंड, सिर्फ वाजपेयी जी, ओनली वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी आप ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा हूं वाजपेयी जी आपसे। आशु वन सेकंड, मैं वाजपेयी जी थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा हूं, क्योंकि आपने खुलकर बोला, क्या इस बार जो नदियों में लाशें दिख रही थी और जो नदी के किनारे, गंगा किनारे बालू में जो लाशें थी, तो आप ये कह रहे हैं कि इन मृतकों के परिजनों ने परंपराओं का, धर्म का पालन करते हुए वो लाशें नदी में बहाई थी या बालू में दबाई थी? बिल्कुल नहीं कह रहे, और ना हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि यूपी का हम खुद देखते हैं चीजों को, कम से कम हमने 15 दाह संस्कार देखे होंगे। जब बॉडी को जलाया जाता है उसको अधजला निकाल लिया जाता है और उसको जमुना में प्रभावित किया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए किया था, हमने पूछा, हमने कोई ये क्या कारण है आपने अधजली बॉडी निकाल ली? तो वो कहते हैं कि जो पानी के जंतु हैं उनके लिए ये भोजन बने, ये हमारी परंपरा है, हम उसको लिंक नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो लाशें किस कारण से ये हमारा आर्गुमेंट नहीं है। ओके मानक जी, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, फिर बहस करेंगे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। पर रोज की तरह जैसे मैंने बताया, मुद्दा तो कोविड ही है, कोरोना ही है, और ये सच है, इस सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, इस देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, दुनिया और मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए कोई भी बहस होगी उसमें फिलहाल तो कोरोना तो आएगा ही आएगा, फिर बहस होगी इस पर। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। अब देखना यह है कि इस सबसे बड़ी चुनौती में सरकार ने कैसा काम किया है, उसकी परीक्षा कब होती है और उसमें सरकार पास होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया संजू वर्मा, आलोक शर्मा, जूही सिंह, AK वाजपेयी, आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।